हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम देखने वाले हैं आइसोपोली एंड हीट्रोपोली एसिड्स। इसको हम आगे आने वाले 2-3 वीडियो सीरीज के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम इसका सिर्फ फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले डिफाइन क्या होती है, व्हाट आर आइसोपोली और हीट्रोपोली एसिड्स। तो ध्यान दो, polymerized or condensed product of simple oxo anions of chromium, molybdenum, tungsten, or you can say group 5th and 6th D block metals। इनको हम क्या कहते हैं? पॉली एसिड्स। आप जानते हैं जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसके कारण इनमें से इनके कुछ ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। तो इनके जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं जो कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, उन ऑक्साइड्स को अगर हम एल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो एक एसिड बनता है, मतलब इनके एनाइंस बनते हैं। और उस क्योंकि वो एसिडिक है इसीलिए एल्कली में डिसॉल्व होते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट। तो वो जो सॉल्ट है वो एक्चुअली क्या है? एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड का एक तरह से सॉल्ट है बेस के साथ। तो हम यहाँ देखेंगे कौन से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ज्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो होते हैं 5th ग्रुप के, जैसे कि वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, या 6th ग्रुप क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। इनके कौन से ऑक्साइड्स? जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। जैसे मैं यहाँ आपको क्रोमियम के एग्जांपल से बता रही हूँ। क्रोमियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स बनाता है। क्रोमियम +1 में क्रोमियम CrO, क्रोमियम +2 में ये होगा आपका Cr2O, और फिर ये CrO, देन +3 में Cr2O3, +4 में CrO2, 5 में Cr2O5 और 6 में CrO3। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये +6 स्टेट में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए एसिड है। ये +1 स्टेट में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए बेसिक है। लेकिन ये जो बीच वाले हैं ये ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, तो ये एम्फोटेरिक होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स की, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन वाले स्टेट के ऑक्साइड्स की। इनको हम एल्कली में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलते हैं इस तरह से एनायंस। अब अगर इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है तो ये होगा एसिड, और अगर यहाँ सोडियम पोटेशियम लगा हुआ है तो ये होगा सॉल्ट। तो इस तरह से जो इसके टेट्राहेड्रल एनायंस हैं और उनके साथ अगर हाइड्रोजन लगा दें, यानी कि हम उनका हाइड्रेशन कर दें और फिर एक के साथ एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रखें और उनका हम कंडेंसेशन कर दें, यानी कि 2 नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में से OH में से वाटर बाहर निकाल दें, तो जो कंडेंसेशन होगा वो पॉलीमराइजेशन कंडेंसेशन होगा। तो इसलिए हमने लिखा पॉलीमराइज्ड और कंडेंस्ड प्रोडक्ट ऑफ सिंपल ऑक्सो एनाइंस। तो ये इसके क्या है? ऑक्सो एनाइंस है। इनके कंडेंसेशन से जो एसिड्स बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोपोली, क्योंकि उसमें पॉली यूनिट्स होती हैं, और या एक जैसी यूनिट्स है तो आइसो, और एक से ज्यादा तरह की है तो हम उसको हीट्रोपोली भी कहते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पे हम देखें तो ये इसकी जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं ये कैसे बनती हैं। आपने लिया क्रोमियम ऑक्साइड और आपने इसको डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, एल्कली में। क्योंकि ये एसिडिक है तो ये बेस में डिसॉल्व होगा और ये आपको देता है Na2CrO4 H2O। तो यहाँ आप ध्यान देंगे ये जो बना सोडियम क्रोमेट, ये और किससे बन सकता था कि अगर आप क्रोमिक एसिड लेते H2CrO4, ये क्या है? क्रोमिक एसिड। इसकी अगर आप NaOH से रिएक्शन कराते तो भी आपको क्या मिलता? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6 यहाँ पे, इसीलिए इस एसिड का नाम होता है इक। क्योंकि जैसे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं, इसी तरीके से क्रोमिक ये क्या है? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेटल। तो इसको हम जो इसका एनायन बनेगा तो सल्फ्यूरिक का बनता है सल्फेट, नाइट्रिक का बनता है नाइट्रेट, ATE लास्ट में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे? सोडियम क्रोमेट, ATE लगाएंगे, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, H2CrO3 होता, तो हम इसको कहते क्रोमस एसिड।
जैसे सल्फ्यूरस नाइट्रस होता है उसी तरीके से क्रोमस एसिड होता है। फिर हम इसके एनाइन के आगे Na2CrO3 के आगे हम लिखते क्रोमाइट। जैसे सल्फाइट नाइट्राइट होता है वैसे ही हम इसको लिखते क्रोमाइट। लेकिन यहाँ पे ये इक है और ये क्या है, एट। इसी तरीके से अगर हम टंगस्टन ले लेते हैं, टंगस्टन का एसिड WO3, तो इसको अगर हम बेस में एल्कली में डिसॉल्व करते हैं, ये एसिडिक है तो बेस में डिसॉल्व होगा, तो ये आपको देगा Na2WO4 प्लस वाटर। और अगर आप मॉलिब्डेनम लेंगे तो ये मॉलिब्डेनम का देगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपको एक टेट्राहेड्रल यूनिट मिलती है क्रोमेट की, और ये आपने लिखा मॉलिब्डेट की। इसी तरीके से टंगस्टेट की भी आप यूनिट बना सकते हैं। यहाँ अगर हम इनका, क्योंकि ये एल्कली में बना है तो इनके साथ यहाँ पे काउंटर आयन कौन होगा, या तो सोडियम होगा या पोटेशियम होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इसकी पीएच को डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि इसको हम एसिडिक बना देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। ये OH आ जाएगा, ये भी OH, और ये इस तरीके से होगा। ये जो आपने एनायन देखा ये रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल होता है। सिमिलरली ये वाला जो एनायन है ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होता है। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा कि जो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन थी उनको आप क्या कर दो, नेगेटिव में बदल दो, और जो नेगेटिव वाली थी उनको आप डबली बॉन्डेड में बदल दो। तो ये देखो, ये जो दोनों सिंगल बॉन्ड वाली थी ये डबल बॉन्ड से आ गई, और जो डबल बॉन्ड वाली थी वो दोनों किस में आ गई, सिंगल बॉन्ड से। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये क्रोमेट आयन स्टेबल होता है। आप इसका भी हाइड्रेशन करेंगे तो भी आपको इसी तरीके से ये वाली यूनिट मिलेगी। और अगर आप ऐसी ऐसी बहुत सारी यूनिट्स देखेंगे तो आप देखेंगे एल्कली में ये सब अलग अलग होती हैं, एसिड में ये पहले अलग अलग होती हैं, लेकिन बाद में इनमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इनकी जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये आपने क्रोमिक एसिड लिया, या आपने दूसरी यूनिट ली क्रोमिक एसिड की, ये देखिए। तो ये दोनों का जो नेबरिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप है इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई ना कि पॉलीमराइजेशन विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, तो इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है क्रोमियम क्रोमियम, दो हाइड्रोक्साइड, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन लिंक की तरह होता है, इसके साथ दो ऑक्सीजन और इसके साथ भी दो ऑक्सीजन होती हैं। तो आप ध्यान से देखो ये कौन सा एसिड बन गया, डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोम है ना, दो क्रोमियम है और एक है, यानी कि दोनों ही हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नाम होता है डाइक्रोमिक एसिड। और अगर हम इसकी सोडियम या पोटेशियम से रिएक्शन करा दें तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, और जब सोडियम या पोटेशियम आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिससे आप वेल अवेयर हैं K2Cr2O7। इसको आपने सबने लैब में देखा होगा। इसका कलर कैसा होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, ऑरेंज येलो कलर होता है। अच्छा, क्रोमेट का भी कैसा कलर होता है, सोडियम क्रोमेट का भी येलो ऑरेंज कलर होता है। तो इनका कलर क्यों होता है, जबकि ये तो D0 स्पीसीज है। D0 स्पीसीज मतलब क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो क्रोमेट में और ना डाइक्रोमेट में। तो फिर ये कलर क्यों दिखाता है, जबकि हमने अब तक ऐसा पढ़ा है कि अगर d ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर नहीं दिखाएगा। यहाँ पे D0 होने के बाद भी वो कलर क्यों दिखाता है, इसके पीछे हम इसका एग्जाम्पल, इसको समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से क्या होता है, CTS चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, ध्यान दो।
कि ये अगर क्रोमियम के ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं और इन्होंने सिग्मा और साथ में पाई बॉन्ड बना रखा है। आपने अभी देखा था कि क्रोमियम और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड था, तो मैंने इस वाले बॉन्ड को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देखा, तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पाई बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पहले किसके ज्यादा क्लोज हैं? ऑक्सीजन के ज्यादा क्लोज हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास हैं। और जब इनका ट्रांजिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर वाले, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ जब पाई बॉन्ड बनाता है तो क्या होते हैं? लॉन पेयर भी होते हैं। तो ये लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन भी क्या हो सकते हैं? एक्साइट हो सकते हैं। तो जो पहले ऑक्सीजन के पास थे, आफ्टर ट्रांजिशन वो कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि क्रोमियम के पास। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के पास होते हैं और जो नॉन बॉन्ड ये एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके पास होते हैं? क्रोमियम के। तो अल्टीमेटली ट्रांजिशन के बाद क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन से शिफ्ट होके कहाँ आ गए? क्रोमियम के पास। आप इसको ऐसे देखो, ये क्रोमियम और ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड था, तो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑक्सीजन के पास थे वो अब शिफ्ट हो गए ट्रांजिशन के बाद कहाँ? टुवर्ड्स क्रोमियम। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और इसी स्पेक्ट्रा के कारण, इन्हीं ट्रांजिशंस के कारण जो डाइक्रोमेट या क्रोमेट या इसी तरीके से मैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट भी आप देखते हैं, उनका कलर काफी इंटेंस कलर होता है। तो ये D0 स्पीसीज होने के बाद भी कलरफुल सॉल्ट्स बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं क्रोमियम के आइसोपोली एसिड्स। तो सबसे पहले हमने क्रोमियम का एसिडिक ऑक्साइड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया, बिकॉज इट इज एसिडिक, इट विल गेट इजीली डिसॉल्व्ड इन बेस। एल्कली में इसको डिसॉल्व किया, यू विल गेट ऑक्सो एनायंस सॉल्ट्स। तो ये सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट को आप किसमें करते हो? अब उसका पीएच को लो करते हो। कैसे? आप उसमें कोई सा भी एसिड ऐड कर सकते हो, HCl, H2SO4 या कोई अदर एसिड। तो जब आप एसिड मिलाकर उसकी पीएच को डिक्रीज करते हो तो उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ से सोडियम हट जाता है, उसकी जगह H आ जाता है, तो हम इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। तो ये आपका क्रोमिक एसिड बन गया H2CrO4। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है H2CrO4। और अब क्योंकि आपने एसिडिक मीडियम रखा हुआ है तो सारे ही क्रोमेट्स का क्या हो गया? प्रोटोनेशन हो गया और आपको मिल गया क्रोमिक एसिड। और क्रोमिक एसिड में दो क्रोमिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर, जैसे ये क्रोमिक है, ये दूसरा क्रोमिक एसिड है, इनके जो नेबरिंग हाइड्रोक्साइड्स हैं उनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और ये इस तरीके से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है -H2O एंड यू गेट डाइक्रोमिक एसिड H2Cr2O7। H2Cr2O7, ये देखो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्रोमियम क्रोमियम। अब मैंने इंटेंशनली OH को ऊपर ना लिखकर नीचे लिखा है, क्योंकि अब मुझे इसके तीसरे मॉलिक्यूल से क्या करना है? इसको कंडेंस कराना है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमिक एसिड। अब आप इसकी अगर एक और क्रोमिक एसिड से कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं या इसकी देखते हैं तो आप क्या देखेंगे? ये दो नेबरिंग OH में से, हाइड्रोक्साइड में से एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन एलिमिनेट हो जाएगा और यू विल गेट ट्राइक्रोमिक एसिड। तो देखो, ये जो बीच वाला क्रोमियम है इसके पास कोई OH नहीं है, दोनों टर्मिनल के पास क्या है? एक एक हाइड्रोक्साइड है। तो अभी ये और क्या कर सकते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला था H2Cr3O10। अब अगर एक और मॉलिक्यूल का इसके साथ हम करा दें कंडेंसेशन तो आपको ये मिलेगा H2Cr4O13। ये देखो, 4 क्रोमियम और चारों में बीच वाले दोनों क्रोमियम के पास हाइड्रोक्साइड नहीं है और इधर दोनों के पास अभी है। तो इसके ये अभी भी एसिड ही है, क्योंकि अभी ये 2 H दे सकता है या ये बेस से रिएक्शन कर सकता है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेट्रा
क्रोमिक एसिड और आप इसको कह सकते हैं आइसोपोली एसिड ऑफ क्रोमियम। अगर हम इसकी शेप देखना चाहें तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। तो आप देखेंगे कि इसके सेंटर में होगा क्रोमियम और टॉप पे होगा OH। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, ऑक्सीजन, और इधर भी क्या लगाएंगे आप, ऑक्सीजन। ये वाली जो ऑक्सीजन है ये क्या है, शेयर्ड ऑक्सीजन है, ये बीच वाली, इस टेट्राहेड्रल के लिए भी, इस टेट्राहेड्रल के लिए भी। फिर इसके सेंटर में होगा क्रोमियम, ये OH, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अगर आप ट्राइक्रोमिक एसिड का बनाएंगे तो एक और क्या होगा, टेट्राहेड्रल इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे ये क्या कर रहा है, कॉर्नर वाली ऑक्सीजन की शेयरिंग कर रहा है। ओनली कॉर्नर oxygen atoms are shared in case of isopoly acids of chromium। जब आप क्रोमियम के आइसोपोली एसिड्स की बात करते हैं तो ओनली कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रल आर शेयर्ड। लेकिन जब हम आगे मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करेंगे तो वहां पे कॉर्नर वाली ऑक्सीजन भी शेयर होगी, मतलब कॉर्नर्स विल बी शेयर्ड, एज विल बी शेयर्ड, यानी कि 2 ऑक्सीजन एक साथ भी शेयर हो सकती है। फेस विल बी शेयर्ड, यानी कि 3 ऑक्सीजन एक टेट्राहेड्रल की शेयर हो सकती है, कॉमन हो सकती है दूसरे टेट्राहेड्रल से। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन में हम तीनों टाइप की शेयरिंग देखेंगे, जबकि क्रोमियम के आइसोपोली एसिड में केवल एक ही टाइप की ऑक्सीजन शेयर होती है, वो कौन सी, कॉर्नर वाली। तो ये आप इस तरीके से, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन। जब आप इसको ट्राइक्रोमिक एसिड बनाएंगे तो इट विल बी ऑक्सीजन और यहां हो जाएगा OH, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जब आप टेट्राक्रोमिक बनाएंगे तो अगेन दिस विल बी ऑक्सीजन और आप एक और टेट्राहेड्रल इसके साथ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा OH, O, और बीच में दोनों के क्या होगा, क्रोमियम। तो इस तरीके से इसकी यूनिट्स बनती हैं। यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देनी है कि क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के जो आइसोपोली एसिड्स हैं इसमें मैक्सिमम 4 यूनिट्स कैन बी पॉलीमराइज्ड। 4 से आगे 5, 6, 7 यूनिट्स पॉलीमराइज्ड नहीं होती। तो इसके पीछे क्या रीजन है, वन शुड अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड दिस। क्या होता है कि क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, ये पी पाई नहीं है, ये है आपका पी पाई और ये है आपका डी पाई, यानी कि इसके पी ऑर्बिटल और इसके डी ऑर्बिटल्स काम में आए हैं। ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 2p, तो ये 2p का साइज होगा। क्रोमियम के डी ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 3d, तो ये 3d का इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और ये जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे सो दिस विल कॉल डी पाई पी पाई। लेकिन यहां ये क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच में जो पी पाई डी पाई और बॉन्डिंग है ये स्टेबल है कंपैरेटिवली मोलिब्डेनम और टंगस्टन से। अगर यहाँ क्रोमियम की जगह मोलिब्डेनम या टंगस्टन होता तो भी ये पी पाई डी पाई होती, लेकिन ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं ये किसके होते, मोलिब्डेनम के, यानी कि 4d ऑर्बिटल्स होते। तो 4d का साइज क्या होगा, इससे और बड़ा होगा। तो d ऑर्बिटल ज्यादा बड़ा होगा और p ऑर्बिटल छोटा होगा, तो उनके बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होगी। और जब आप मोलिब्डेनम की जगह टंगस्टन लेंगे यहाँ पे, तो ये ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, 3d नहीं, 4d नहीं, 5d हो जाएगा। तो 5d का साइज और भी बड़ा है और ऑक्सीजन तो वही है 2p, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है वो और भी पुअर होगी, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो जब बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी यानी कि वो एनर्जेटिक होगा, तो वो क्या करेगा, आगे और पॉलीमराइज्ड होगा, यानी कि डबल से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जबकि क्रोमियम के केस में वो अप टू 4 यूनिट तक तो पॉलीमराइजेशन हो जाता है, उसके आगे पॉलीमराइजेशन नहीं होता। नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली एसिड्स और टाइप्स ऑफ पॉली एसिड्स। तो पॉली एसिड्स जो है 2 टाइप के होते हैं, आइसोपोली एंड हेट्रोपोली एसिड्स। आइसोपोली एसिड्स में
ऑल यूनिट्स जो है टेट्राहेड्रल उनमें सिमिलर मेटल एटम होगा। जैसे कि आपने लिया हेप्टा पॉली एसिड ऑफ मोलिब्डेनम। हेप्टा में आप देख रहे हैं 7 यूनिट्स हैं मोलिब्डेनम की, तो MO7O24। अब इसके ऊपर अगर हमें चार्ज को फाइंड आउट करना है तो मोलिब्डेनम +6 स्टेट में है, तो 6 7 आर 42, तो +42 हो गया। ऑक्सीजन -2 स्टेट में होती है, तो ये हो गया -48, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -6। सिमिलरली आप इसका ऑक्टा मोलिब्डेट देखेंगे, इस पैरा मोलिब्डेट को हम हेप्टा मोलिब्डेट भी कहते हैं और इसको हम ऑक्टा मोलिब्डेट कहते हैं। तो इसमें जब 8 मोलिब्डेनम है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 8 6 आर कितना हो जाएगा 48 प्लस, और ऑक्सीजन 26 है, सारी की सारी -2 में है, तो ये आपके पास हो जाएगा -52। तो आपको जो बैलेंस होगा वो कितना चार्ज बचेगा -4। तो इस तरीके से हम इसका चार्ज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। और हेट्रोपॉली एसिड्स में हम क्या देखते हैं, आइदर फॉस्फेट यूनिट और बोरेट यूनिट और सिलिकेट यूनिट जो है उसमें इंक्लूड होती है। तो क्योंकि हेट्रो एटम प्रेजेंट है इसलिए हम इनको हेट्रोपॉली एसिड्स भी कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा फॉस्फोरस मोलिब्डेनम 12 और ऑक्सीजन 40, इसका फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो फॉस्फोरस यहाँ +5 स्टेट में है, ये आपका +6 में है, ये -2, तो ये आपके पास अल्टीमेटली कितना चार्ज हो गया +72, और ये आपके पास कितना चार्ज हो गया -80। तो यहाँ ध्यान दो 72 + 5 कितना हो गया 77, और ये -80 तो ये -3 चार्ज होगा। यहाँ पे टेलुरियम के ऊपर +5 स्टेट चार्ज है, मोलिब्डेनम के ऊपर +6 है और 6 ही है, तो कितना हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा -48। तो देखो 36 + 5 कितना हुआ 43, और 36 + 5 ये आपका हो गया 41, और 41 में आपने जब ये 48 किया तो यहाँ आपके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज आएगा -7। तो इस तरीके से हम इनका चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज द introduction of isopoly and heteropoly acids, and in my next lecture we will see isopoly acids of molybdenum, जिसमें हम ध्यान देंगे कि उनकी 4 यूनिट नहीं 7-8 यूनिट्स तक पॉलीमराइज्ड होती हैं, और साथ में हम देखेंगे वहां एच शेयरिंग के साथ साथ कॉर्नर की शेयरिंग के साथ साथ एच और फेस की भी शेयरिंग होती है। तो उनका स्ट्रक्चर अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। Thank you very much, and if you have any query, please write in my comment section so that I can solve your queries also. Thank you.